दोस्तों, मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ कुमार गौरव सर की ब्रह्मास्त्र बैच जीके जीएस जियोग्राफी की रिवीजन क्लास 3rd का रिवीजन आज हम करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। जियोग्राफी के साथ ही साथ आपको फिजिक्स की क्लास भी मिलती रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जियोग्राफी क्लास 3rd, जिसमें हम पढ़ेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना। यह सभी तथ्य एनसीईआरटी पर आधारित हैं जो कि सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। जैसा कि हमें पता है, पृथ्वी का शेप जियोइड यानी गोलाकार में है। इसका एक भाग एक स्लाइस के रूप में आप देख सकते हैं। जब पृथ्वी को 3 भागों में इसकी आंतरिक संरचना को बांटा गया है। सबसे ऊपरी सतह इसका क्रस्ट कहलाता है यानी भूपर्पटी के नाम से जानते हैं। बीच का भाग मेंटल कहलाता है और सबसे निचला भाग पृथ्वी का कोर कहलाता है। पृथ्वी के अंदर जाने पर यह सभी संरचनाएं दिखाई देती हैं। क्रस्ट का भाग 0 से लेकर के 100 किलोमीटर के बीच स्थित है। यह एक अनुमानित है, ना कि फिक्स होता है। 100 से 2900 किलोमीटर का भाग मेंटल कहलाता है और 2900 से लेकर के 6378 किलोमीटर की दूरी यह कोर कहलाता है। क्रस्ट किससे मिलकर बनता है, इसे याद रखना है। क्रस्ट को इसे सियाल कहते हैं यानी सिलिकॉन प्लस एल्युमिनियम से मिलकर के भूपर्पटी यानी क्रस्ट का निर्माण होता है। एग्जाम में इससे अधिकतर क्वेश्चन पूछे गए हैं। मेंटल का भाग सीमा, यह सीमा कहलाता है क्योंकि सिलिकॉन और मैग्नीशियम से मिलकर बनता है। कोर यह नीफे कहलाता है क्योंकि निकिल और फेरस यानी लोहे से मिलकर कोर का निर्माण होता है। एक बार इसे फिर से देखते हैं। क्रस्ट को सियाल कहते हैं क्योंकि यह सिलिकॉन और एल्युमिनियम से मिलकर बना है। मेंटल को सीमा से याद रखेंगे क्योंकि यह सिलिकॉन और मैग्नीशियम से बना है। कोर को नीफे कहते हैं क्योंकि यह निकिल और फेरस से मिलकर बनता है। अगला पॉइंट देखते हैं। क्रस्ट के ऊपर का भाग यह स्थल मंडल यानी लिथोस्फीयर कहलाता है। मेंटल के ऊपर का भाग एस्थेनोस्फीयर या दुर्बल मंडल भी कहते हैं, यह मेंटल का भाग है। और मेंटल का निचला भाग पायरोस्फीयर कहलाता है। सबसे नीचे कोर, इसे क्रोड भी कहते हैं इंग्लिश में। सबसे निचला भाग इसका बेरिस्फीयर कहलाता है। सर्वाधिक घनत्व कोर का होता है। 1300 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है इसका घनत्व। पृथ्वी के अंदर जाने पर पृथ्वी का तापमान बढ़ता है 32 मीटर। यदि आप अंदर जाएंगे तो इसका 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। पृथ्वी के अंदर जाने पर इसका दबाव भी बढ़ता है और घनत्व भी बढ़ता है। पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 है। इस सभी फैक्ट को आपको अवश्य याद रखना है। क्रस्ट में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है, तो क्रस्ट में सर्वाधिक मात्रा होती है O2 यानी ऑक्सीजन की 46.6%। सिलिकॉन की मात्रा होती है 27.7%। एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि क्रस्ट में सर्वाधिक मात्रा ऑक्सीजन की होती है। पृथ्वी के आयतन का 83% भाग होता है यह। पृथ्वी का सब आप ध्यान देंगे, पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा किसकी पाई जाती है, तो यह लोहा यानी कि आयरन की पाई जाती है। यदि क्रस्ट का पूछा जाएगा तो उसका राइट आंसर ऑक्सीजन होगा, लेकिन यदि पृथ्वी का पूछा जाएगा सर्वाधिक मात्रा तो राइट आंसर लोहा होगा। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। क्वेश्चन देख लेते हैं। क्रस्ट यानी भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑक्सीजन। और यहीं पे यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है, तो सर्वाधिक मात्रा होती है लोहा की 35% और ऑक्सीजन 30% होता है। आप इसका डिफरेंस समझ सकते हैं। क्रस्ट के मेंटल और कोर के भागों को देख लेते हैं। इससे क्वेश्चन आईएसपीसीएस एग्जाम में अवश्य पूछे जाते हैं। क्रस्ट को 2 भागों में बांटा गया है, ऊपरी भाग और निचले भाग में। ऊपरी भाग को और निचले भाग को एक रेखा डिवाइड करती है। क्रस्ट को 2 भागों में विभाजित करने वाली रेखा को कॉनरेडो रेखा कहा जाता है।
अगला है मेंटल। मेंटल के ऊपरी भाग को विभाजित करने वाली रेखा को मोहो कहते हैं। जीरो डिग्री विषुवत रेखा उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश में यह विभाजित करती है, यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल में। याद रखेंगे, सबसे बड़ी अक्षांश रेखा होती है जीरो डिग्री विषुवत रेखा। जैसे जैसे यह ऊपर जाती है यह रेखा छोटी होती जाती है और लास्ट दोनों पोल पर यह एक बिंदु के समान हो जाती है, क्योंकि यह लाइन नहीं होती है। दो बिंदु मिलकर के एक लाइन का निर्माण करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं ये पॉइंट में है। जोन किसे कहते हैं, यानी कटिबंध किसे कहा जाता है, तो दो अक्षांश के मध्य क्षेत्र को कटिबंध कहा जाता है। ये जो मध्य क्षेत्र आप देख सकते हैं ये कटिबंध कहलाता है। अक्षांश रेखाओं के मध्य दूरी सदैव समान होती है। सभी अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी समान होगी। इस तरह से आप दूरी को देख सकते हैं, सबकी दूरी समान होगी अक्षांश रेखाओं की। दो अक्षांश के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर होती है। कुल अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं, तो कुल अक्षांश रेखाएं 181 होती हैं। 90-90 आप इस तरह से जोड़ सकते हैं। 90 + 90 और 0 डिग्री इक्वेटर ये मिल करके अक्षांश रेखाएं हो जाएंगी टोटल 181। अक्षांश और अक्षांश रेखा में डिफरेंस है। यदि अक्षांश पूछा जाएगा तो 90 + 90 और 0 डिग्री इक्वेटर को जोड़ेंगे तो 181 अक्षांश प्राप्त होगा। यदि अक्षांश रेखा पूछा जाएगा तो इसमें से 2 घटा देंगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ये बिंदु के समान है, रेखा नहीं। रेखा के लिए 2 बिंदुओं का मिलना आवश्यक है, पर ये पोल पे दोनों बिंदु के समान होते हैं, इसलिए इन दोनों को घटा दिया जाता है और ये बचती हैं 179 रेखाएं। दोनों को ध्यान से समझेंगे। यदि अक्षांश पूछा जाएगा तो 181 होगा, यदि अक्षांश रेखा पूछा जाएगा तो 179 होगा, क्योंकि दोनों पोल पर यह केवल बिंदु होता है, ना कि रेखा। 0 डिग्री विषुवत रेखा यानी इक्वेटर यह 2 भागों में बांटता है। ऊपर 23.5 डिग्री नॉर्थ यह कर्क रेखा कहलाता है और 23.5 डिग्री साउथ यह मकर रेखा कहलाता है। ऊपर है 66.5 डिग्री नॉर्थ में आर्कटिक रेखा, इस रेखा को आप देख सकते हैं, और 66.5 डिग्री साउथ को अंटार्कटिक रेखा कहा जाता है। अक्षांश से जुड़े कुछ फैक्ट मैं आपको बोल दे रही हूँ, जिससे आप अवश्य नोट करेंगे या फिर याद रखेंगे। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। अक्षांश या लैटिट्यूड लाइन को, ग्लोब पर क्षैतिज रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं। क्षैतिज रेखा यानी कि लेटी हुई रेखा। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुल अक्षांश की संख्या कितनी है, तो 181 है। कुल अक्षांश रेखा कितनी होती है, तो 179 अक्षांश रेखा होती है। 2 अंक के बीच के भाग को जोन या बेल्ट या फिर कटिबंध कहा जाता है। इसके बीच के भाग को जोन या बेल्ट या कटिबंध कहा जाता है। 0 डिग्री अक्षांश की रेखा ग्रेट सर्कल कहा जाता है, क्योंकि यह ग्लोब के मध्य भाग से होकर गुजरती है और यह सबसे लंबी होती है। यह ग्लोब को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है। आप डायग्राम में इन सभी पॉइंट्स को देख सकते हैं। यह ग्लोब को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है। इसे भूमध्य रेखा या इक्वेटर लाइन या विषुवतीय रेखा कहा जाता है, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा को। अगला पॉइंट देखते हैं, देशांतर अति महत्वपूर्ण है। देशांतर को लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। ये लॉन्गिट्यूड रेखा आप ऐसे याद रखेंगे। बीच का भाग इसका गोर कहलाता है। 360 देशांतर रेखा होती है। 2 देशांतर रेखाओं के बीच का क्षेत्र
कहलाएगा गोल। आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं। दो देशांतर रेखाओं के बीच का क्षेत्र गोल कहलाता है। पृथ्वी होती है राउंड शेप। यदि इसको खोलेंगे, जिस प्रकार से मैप होता है, मैप ये चौकोर में आप देख सकते हैं, यदि खोलते हैं इसको तो इस तरह से डायग्राम प्राप्त होगा हमें। फ्लैट डायग्राम आप अर्थ का देख सकते हैं। यदि आप पूर्व में जाएंगे तो टाइम बढ़ेगा और यदि पश्चिम में जाते हैं तो टाइम घटता है। 180 डिग्री पश्चिमी और 180 डिग्री पूर्वी बीच की रेखा कहलाएगी जीरो देशांतर। बीच वाली रेखा को प्रधान यामोत्तर रेखा कहा जाता है। यह ग्रीनविच लंदन से गुजरती है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में GMT भी कहते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एक देशांतर को पार करने में कितना समय लगता है? तो एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। इस तरह से 360 देशांतर रेखा होती है। यदि इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 1440, और यदि इसे 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 कट जाएगा और बचेगा, आएगा हमारा 24 आवर, जो कि बनता है एक दिन। प्रश्न देखते हैं इस पर आधारित। भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, तो यह ग्रीनविच मीन टाइम यानी GST से कितना आगे होगा? आइए इसे डायग्राम से समझते हैं। एक देशांतर बराबर होता है 4 मिनट, तो टोटल देशांतर निकालेंगे तो हमें 330 मिनट प्राप्त होगा। 330 को यदि 60 से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा आंसर 5.5 घंटा। ये 5.5 घंटा आगे होता है। पूर्व में जाएंगे तो टाइम बढ़ेगा और पश्चिम में जाएंगे तो टाइम घटेगा, इससे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, नल्ला यानी आप इसे पाकिस्तान कहेंगे। पाकिस्तान की मानक समय रेखा 75 डिग्री पूर्वी देशांतर और भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री EL है, तो दोनों के बीच में समय का अंतर कितना होगा? तो एक देशांतर बराबर होता है 4 मिनट, यानी एक देशांतर का डिफरेंस होगा तो 4 मिनट का डिफरेंस होगा। 7 देशांतर मतलब 28 मिनट का डिफरेंस, और आधा का मतलब होगा 2 मिनट का डिफरेंस। टोटल हो जाएगा 30 मिनट। अगला पॉइंट देख लेते हैं, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा इंटरनेशनल डेट लाइन किसे कहते हैं? तो 180 देशांतर को इंटरनेशनल डेट लाइन कहा जाता है। इसकी घोषणा 1884 में हुई थी। इसे 8 जगह से मोड़ा गया है। स्थलीय भाग पर समान तारीख रखने के लिए इसे 8 जगहों से मोड़ा गया है। अगला पॉइंट है, जैसा कि हमें पता है, ईस्ट में जाने से समय बढ़ता है और वेस्ट में जाने से समय घटता है। तो यदि आप ईस्ट की तरफ जाएंगे तो इसमें एक दिन का अधिक जीना पड़ेगा, यानी एक दिन अधिक जुड़ेगा। और यदि आप वेस्ट में जाएंगे तो एक दिन कम होगा, एक दिन घटेगा इसमें। इस डायग्राम के माध्यम से आप समझ सकते हैं। ईस्ट में जाने पर यदि आप शनिवार को गए हैं तो वहाँ पर एक दिन आप और यहाँ रहेंगे, शनिवार ही होगा। लेकिन यदि आप शनिवार को जाते हैं वेस्ट में तो आपका एक दिन छूट जाएगा, अगला दिन यहाँ पर रविवार हो जाएगा। ईस्ट में आपको एक दिन रिपीट करना पड़ेगा, लेकिन वेस्ट में आपका एक दिन छूट जाएगा। इसे शॉर्ट फॉर्म में एक ट्रिक की सहायता से याद रख सकते हैं, ट्रेवल टू वेस्ट 1 डे वेस्ट, यानी कि यदि आप वेस्ट में ट्रेवल करेंगे तो आपका एक दिन वेस्ट हो जाएगा, और यदि आप ईस्ट में ट्रैवल करेंगे तो आपको एक दिन और अधिक मिलेगा, यानी एक दिन और रिपीट करना पड़ेगा। इन दोनों के बीच की रेखा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। आप यहाँ डायग्राम में भी देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। यदि आप करंट अफेयर का डेली रिवीजन क्लास करना चाहते हैं तो इस चैनल पर डेली वीडियो अपलोड होती है। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।